Hello, dosto. Myself Ron Bhutani, and I'm back with Operation Management classes. I know it's too late from the time I have uploaded my last video of Operation Management, but trust me, I'm continuously making efforts to provide you the videos as soon as possible, and we'll try to deliver much videos as soon as possible. That's it. So इन द लास्ट वीडियो, जो लास्ट वीडियो थी, जो हमारा था 11th लेक्चर, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था मैं बता देता हूँ। उसमें हमने किया था इलस्ट्रेशन 17 जो कि था फोरकास्टिंग का, ठीक है, स्टडी नोट 2 में है ये, ठीक है। और ये किया था इलस्ट्रेशन 15 जो था इंडिफरेंस पॉइंट, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया था उसमें स्टडी नोट 2। और इसमें अगर हम स्टडी नोट 3 की बात करते हैं, जो हमारा 12th लेक्चर है, तो स्टडी नोट 3 जो है वो पूरा थियोरेटिकल है। और आपको पता है मैं थियोरेटिकल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही रिकमेंड किया था कि आप सतीश जलन सर की वीडियो से थ्योरी कर सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल्स मेरी वीडियो से करते हैं तब, ठीक है। आपको वो थ्योरी बेनिफिशियल तभी मिलेगी अगर आप जो न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ वीडियो में जिस तरह से, उसी तरह से अगर आप करोगे, तभी आप सतीश जलन सर की थ्योरी कर सकते हो, ठीक है, जो सतीश जलन सर ने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। तो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो अब ये थियोरेटिकल है स्टडी नोट 3, तो इसको मैं कम्प्लीटली लेफ्ट कर रहा हूँ। इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन, प्रोसेस प्लानिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आप पढ़ोगे, तो इसको पढ़ लेना, ये सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टडी नोट 3 यहाँ पे ख़त्म, क्योंकि ये था पूरा थ्योरी। तो आज हम बात करेंगे स्टडी नोट 4 की, जिसमें आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसकी भी थ्योरी आप वहाँ से पढ़ लेना। जो मेन जो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसमें जो हमारा पहला जो चैप्टर आता है, जो बनता है, वो आता है न्यूमेरिकल्स यहाँ से, जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक, ठीक है। तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे जॉब एलोकेशन असाइनमेंट टेक्निक से। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ी थ्योरी भी बता देता हूँ। असाइनमेंट क्या है? इज़ अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एक हमने लीनियर प्रोग्रामिंग हम मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एलपी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका हम चैप्टर भी करेंगे आगे, तो मतलब उसके भी क्वेश्चंस आएंगे, तो आप समझ जाओगे वहाँ से। ये एक स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। देयर आर मेनी सिचुएशंस वेयर द असाइनमेंट ऑफ पीपल और मशीन्स एक्स्ट्रा मे बी कॉल्ड फॉर। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें असाइनमेंट करनी होती है पीपल की और मशीन्स की, कि हमें किस ऑर्डर में जो है वो काम करना चाहिए, किस मशीन में क्या काम करना चाहिए, उसका हम असाइनमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि हमें कम टाइम लगे उस काम को करने में। असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू मशीन्स, क्लर्क्स टू वेरियस चेकआउट काउंटर्स, सेल्समैन टू डिफरेंट सेल्स एरियाज आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि आपको कौन सा वर्कर को कौन सी मशीन पे काम कराना है, ठीक है, कौन सी तरह की सेल आप कौन से सेल्समैन को दोगे, ठीक है। तो ये सब आता है असाइनमेंट में। द असाइनमेंट इज़ अ प्रॉब्लम। असाइनमेंट क्या है? इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल पोजेस वेरिंग एबिलिटीज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी जो है वो एबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो पोजेस वेरिंग एबिलिटीज़, अलग अलग जॉब को करने के लिए अलग अलग एबिलिटीज़ होती है, उसके हिसाब से हम उनको असाइन करते हैं जॉब्स। जैसे कि अगर आप कोस्ट में परफेक्ट हो, ठीक है, तो आपको कोस्टिंग की जॉब मिल जाएगी, तो ये एक एग्जाम्पल था जो बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल था, ठीक है। एंड देयर फॉर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग जॉब्स बाय डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो सबकी अलग अलग आएगी। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? द क्वेश्चन इज हाउ द असाइनमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर दैट द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व इज मिनिमाइज्ड। कि एक तो हमारा टाइम भी मतलब सही टाइम पे हमारा बन जाए, और जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए, जिससे हमारी ज़्यादा कॉस्ट ना आए, ठीक है। तो 4 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के असाइनमेंट प्रॉब्लम को। पहला होता है कंप्लीट एम्यूनरेशन मेथड, जिसमें हम सीधा एम्यूनरेट कर देते हैं। दूसरा आता है सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, और फोर्थ आता है हंगेरियन मेथड। अभी हम पढ़ेंगे हंगेरियन मेथड, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन पे। सिंप्लेक्स और कंप्लीट एम्यूनरेशन मेथड जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बस फॉर थ्योरेटिकल पर्पस आपको ये बस एक बार रीड करना है, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड और हंगेरियन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड भी बोल सकते हो आप इसको, रूल भी बोल सकते हो आप इसको। हंगेरियन मेथड और हंगेरियन रूल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होता है इसमें? सबसे पहला हमारा होता है कि हमारे जो है प्योरली मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, प्योरली मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड सॉल्यूशन
टेक्निक। हमने अभी बात की थी कि हमें जो है कोस्ट को मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है। तो बोलते हैं प्योरली मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड सॉल्यूशन टेक्निक है, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है। सेकंड थिंग जो आती है, वन रो मस्ट मैच विद वन कॉलम। ये अभी मैं एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको उससे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक रो जो है वो एक कॉलम से मैच करनी चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट इज द सॉल्यूशन टेक्निक is named as Hungarian rule और Hungarian technique। ओके, ये किसने दिया था? उसका नाम था, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पसेस, KUHNMUNKRES, कुन मुनक्रेस। ओके, please ignore my pronunciation, I don't know the correct pronunciation of this. So this person have given the Hungarian technique. So now there are 3 points. That first is purely minimization objective based solution technique है, one row must match with one column, and the solution technique is named as Hungarian rule. तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी। सो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट को भी फाइंड करना है। द टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ईच ऑफ द वर्कर्स टू डू द जॉब आर। कितना मिनट्स जो है एक वर्कर को लग रहा है जॉब करने में। ठीक है, वो दिया हुआ है हमको। 4 वर्कर है हमारे पास। जॉब ए में इतना इतना टाइम लग रहा है इस वर्कर को, जॉब बी में इतना लग रहा है, जॉब सी में इतना और जॉब डी में इतना। ठीक है, तो हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर दें और असाइनमेंट निकाल पाएँ जिससे हमारी मिनिमम कॉस्ट आए। तो पहला स्टेप जो हम देखते हैं वो देखते हैं स्टेप 1, जिसको हम ऐसे ही याद करने के लिए बोलते हैं टिकट बचाओ। ठीक है, इससे आपको ये याद रहेगा, टिकट बचाओ। टिकट बचाओ का मतलब आपको चेक करना है कि आपके क्वेश्चन में जो रोज गिवन है वो कितनी गिवन है, और जो आपको कॉलम गिवन है, नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने गिवन है। मैंने क्या बोला था आपको, वन रो मस्ट मैच विद वन कॉलम। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना होता है टिकट बचाओ में कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है, ठीक है, इसमें देखिए इक्वल है या नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 कॉलम्स हो गए, और 1 2 3 4 रोज हो गई। तो 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, देयरफॉर बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अब अगर आपका ये टिकट बचाओ आता है अलग, मान लो आपका नंबर ऑफ रोज है 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो गया, वो गए 5, तो हो जाएगी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। इसका केस हम जब वो क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि स्टेप 1 में हम देखते हैं टिकट बचाओ, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मीन्स इट इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू स्टेप 2। अब जो हमारा स्टेप 2 है उसमें हमें क्वेश्चन की नीड होती है। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे जो वर्कर वाली टेबल बनाई थी, वर्कर और ये जॉब्स वाली, मैंने यहाँ पे दोबारा टेबल बना दी है जिससे कि हमें वो करने में इश्यूज ना हो। तो स्टेप 2 हमारा क्या होता है, स्टेप 2 होता है हमारा रो मिनिमाइजेशन। सबसे पहले हम करते हैं रो मिनिमाइजेशन। आई होप दैट यू ऑल नो व्हाट इज अ रो एंड व्हाट इज अ कॉलम। ओके, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दैट। एंड स्टेप 2 में हम करते हैं रो मिनिमाइजेशन। तो रो मिनिमाइजेशन में हम कैसे उसको करेंगे वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे क्वेश्चन में आप देखेंगे फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो आपने देखी 45 40 51 67 आपको गिवन है। ठीक है, इन जॉब्स में वर्कर 1 को इतना टाइम लग रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें मिनिमाइज करना है, राइट। तो मिनिमाइज करने के लिए हमको देखना है कि सबसे मिनिमम टाइम फर्स्ट वर्कर को किस जॉब में लग रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हमारा आता है 40, राइट। इसमें हमारा 40 फर्स्ट रो में मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं, जो बाकी जो टाइम लग रहा होता है रो मिनिमाइजेशन में, उसमें से मिनिमम टाइम को माइनस कर देते हैं। जैसे हमारा जो है 45 लग रहा है ए जॉब में, फर्स्ट वर्कर का जॉब ए में 45 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, मिनट्स में टाइम है, 45 लग रहा है, तो 45 माइनस 40 जो मिनिमम टाइम है, इसको हम बोलते हैं रो मिनिमाइजेशन। नाउ 40 माइनस 40 इज 0, देन 51 माइनस 40 इज 11,
देन 67 माइनस 40 इट्स 27। ठीक है, ये होता है रो मिनिमाइजेशन, मतलब कि आपको रो में से मिनिमम टाइम जिस जॉब पर लग रहा है वो निकालना है और उसको बाकी में से माइनस कर देना है। ठीक है, सेकेंड रो में आते हैं तो हमारा मिनिमम है 42, राइट। तो 57 माइनस 42 15, 42 माइनस 42 0, 63 माइनस 42 21 एंड 55 माइनस 42 इज 13। ओके, अब थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में हमारा मिनिमम है 48 है। ठीक है, 49 माइनस 48 इज 1, 52 माइनस 48 इज 4, देन 48 माइनस 48 0 एंड 64 माइनस 48 16। देन लास्ट रो में हमारा मिनिमम है 41, 41 माइनस 41 0, 45 माइनस 41 4, then 60 minus 45 is 19 and 55 minus 45 is सॉरी 60 माइनस 41 करना था, मैं 55 माइनस यहाँ पे 45 बोल रहा हूँ। 55 माइनस 41, 55 माइनस 41 इज 14, राइट, एंड 60 माइनस 41 इज 19। सो ये हो गया हमारा रो मिनिमाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने टिकट बचाई, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक किया, बैलेंस प्रॉब्लम थी, हम आगे बढ़ गए, आगे जा सकते हैं, जहाँ बैलेंस प्रॉब्लम आ गई वहाँ आगे जा सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 हमारा खत्म हो गया, रो मिनिमाइजेशन हमने कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में हम इसको बोलते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन। ये होता है हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन। अब कॉलम मिनिमाइजेशन में क्या होता है, देखिए अभी जो हमने रो मिनिमाइजेशन किया वो हमने इस टेबल से किया, राइट। अब हमारे पास ये टेबल आ गई है, अब हमें इसको देखना ही नहीं है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें जो भी करना है वो यहाँ से करना है। तो जब हम कॉलम मिनिमाइजेशन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे हमारे इस कॉलम में क्या मिनिमम वैल्यू है, और जो हमने इसमें प्रोसीजर फॉलो किया था वही हम इसमें करेंगे। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में हमारी मिनिमम वैल्यू है 0। ठीक है, अब हमारी जहाँ ज़ीरो आ गई वहाँ पे सब रिपीट हो जाएगा। 5 माइनस 0 सब रिपीट, 5 माइनस 0 5 आ गया, 15 माइनस 0 15, तो 5 15 1 0। ठीक है, अब हम सेकंड कॉलम में गए, यहाँ भी हमारे पास 0 है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे 0 0 4 4। थर्ड कॉलम में गए, 11 21 0 19, फिर से 0 है तो 11 21 0 19। लास्ट कॉलम देखिए 27 13 16 एंड 14। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 13, तो 27 माइनस 13 is 14, 13 minus 13 0, then 16 minus 13 3 and 14 minus 13 is 1। ये हो गया हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन। ठीक है, अब जो हमारा होता है स्टेप 4 भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, जिसको आपको अलग से दिखाना होगा या आप यहीं से भी अपने आप कर सकते हैं सॉल्व उसको। ठीक है, स्टेप 4 में बोलते हैं लाइन मारना। आजकल बहुत लोग लाइन मारते हैं एक दूसरे को, वो तो पता ही होगा आपको। तो स्टेप 4 में हमें लाइन मारनी है। ठीक है, वो वाली लाइन नहीं जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो लाइन मारना है, और लाइन मारने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जब लाइन मारें तो पेंसिल से मारिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं तो बड़ा इशू हो जाएगा इन क्वेश्चंस में और फिर आप आगे अटक जाएंगे क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, तो मैं यहाँ पेन से करूँगा क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा, तो मैं गलत नहीं करूँगा जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मैंने कर रखे हैं। तो आप प्लीज़ पेंसिल से ही इनको ट्राई करिएगा। तो लाइन मारने का जो कंसेप्ट है वो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन मारने के कॉन्सेप्ट में जो आपको करना है, आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, ओनली सीइंग नो टचिंग। आपको सिर्फ देखना है, टच नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो केस हो सकता है आपके ऊपर, जस्ट किडिंग। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है, टच नहीं करना है। मतलब कि आपको क्या देखना है, अब कहेंगे सर देखना तो है पर देखना क्या है ये तो बताइए। तो आपको जो देखना है वो देखना है सी ज़ीरोज़। आपको देखना है इसमें ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर देखना है, वेयर इन एवरी रो एंड कॉलम। हर रो और हर कॉलम में आपको देखना है। और आपको अब बात आई है, आपको आपने देख लिया ज़ीरोज़ कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे इन एवरी रो एंड कॉलम आपने ज़ीरो चेक कर ली है। ठीक है,
जब आपने चेक कर ही ली है तो आपको लाइन कैसे मारनी है? आपको लाइन ऐसे मारनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस should be covered by minimum number of lines। ठीक है, इतनी लाइन मारनी है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो जीरो है ना इसमें, वो मिनिमम लाइन से कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको ट्राई करके देखना है। आप पहले ऐसे मारेंगे, एक ज़ीरो आपके यहाँ पे ना, आपने इसको लाइन मार दिया यहाँ एक, फिर दो ज़ीरो आ गई दो, फिर तीन, तीसरी आ गई तीन, फिर चौथी आ गई चार। हर ज़ीरो को कवर करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो शुड बी कवर्ड। तो चार लाइन आपकी बन रही है। ठीक है, फिर आप ऐसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 बन रही है। फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ से देखोगे तब भी 4 बन रही है। तो अब सेम बन रही है, कई बार होता है कि डिफरेंट भी आ जाते हैं नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, तो अब सेम बन रही है तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। मैंने ये वाला ले लिया, एक ज़ीरो मैंने यहाँ से कट कर दी। ठीक है, एक ज़ीरो मैंने यहाँ से कट कर दी, एक ज़ीरो मैंने यहाँ से कट कर दी, देन मैंने एक ये वाली कट कर दी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से मैक्सिमम ज़ीरो सारी ख़त्म कर दी। ज़ीरो ज़ीरो आपको ख़त्म करनी होगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ लाइंस n आ गया वो आ गया हमारा 4 लाइंस आपने ड्रॉ करी हैं। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना होता है, इसके बाद हम चेक करते हैं नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन। ये स्टेप 4 ही चल रहा है हमारा। जो हमने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करी हैं और जो हमारा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे होंगे तो बाद में देखेंगे, अभी के लिए हम देखते हैं। अभी तो मैच कर रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन भी 4 है और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी 4 है ना। अगर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन जो है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। चलो इसमें मैं ये लिख देता हूँ। अभी तो मैच हो गया ना, ये दोनों मैच हो गए ना, तो हम इसको बोलेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन हैज़ बीन रीच्ड। हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन के पास पहुँच। ठीक है, अब जो आपके मन में चल रहा है कि सर अगर ये अलग आ गए तो क्या करेंगे, मैं बताता हूँ क्या करेंगे। इफ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन is not equal to or greater than or less than number of rows and columns, if number of lines drawn is greater than is not equal to or greater than or less than number of rows and columns, then what you can do, work more on it। मतलब आपको उस पर और काम करना पड़ेगा। आपको कहीं बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, जहाँ पे आपके मैच नहीं करेंगे। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप उस पर ज़्यादा काम करोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए आपको इतना याद रखना कि अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं आएगा, आप आगे नहीं जा सकते और आपको उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप लाइंस देखोगे कैसे आप उसके इक्वल उसको ला सकते हो। ठीक है, तो अभी तक यही था। ठीक है, तो अभी हमने 4 स्टेप देख चुके हैं एक क्वेश्चन के। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या देखा, सबसे पहले स्टेप में हमने देखा टिकट बचाओ। टिकट बचाने का मतलब है हमें चेक करना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो बैलेंस्ड है और अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड का केस जब आएगा तब बताऊंगा, अभी के लिए इसको ही ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में रो मिनिमाइजेशन करते हैं। हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं टेबल से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें रो में जो मिनिमम वैल्यू होती है वो देखते हैं और उसको माइनस करते हैं बाकी वैल्यूज़ में से। ठीक है, कॉलम मिनिमाइजेशन में जब हम आ जाते हैं तो हम इसको लीव करके रो मिनिमाइजेशन में चले जाते हैं और वहाँ से हम कॉलम मिनिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, स्टेप 4 में हम लाइन मारते हैं। ठीक है, लाइन मारेंगे। लाइन मारने के जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब वो लाइंस रोज और कॉलम से मैच कर जाएंगी तो हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, स्टेप 4 तक मेरे को आई होप दैट मैंने आपको सही से समझा दिया। स्टेप 4 तक आपको समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे स्टेप 5 की तरफ। स्टेप 5 में क्या होता है, स्टेप 5 का जो नाम है वो है बॉक्सिंग द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ को आपको बॉक्स करना है, इसमें सारा ज़ीरो का खेल है। ठीक है,
तो ज़ीरो आपको मिलेगा हर जगह। बॉक्सिंग द ज़ीरोज़ में सबसे पहले जो है हमारा जो ये वाला टेबल है 5011 जो हमारे पास लास्ट टेबल आया था कॉलम मिनिमाइजेशन से, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये ज़ीरोज़ बॉक्स करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं इस स्टेप से बढ़ने से पहले कि कई बार होगा कि मेरा जो आंसर है वो मैच, ये तो मैट का क्वेश्चन है ही नहीं, एग्जांपल है। मैट का जो क्वेश्चन होगा कई बार ऐसा होगा यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा मेरा, क्योंकि इसके सॉल्यूशन ही अलग होते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, 2-3 मेथड हैं, ठीक है। कई बार होगा कि मेरा मैच नहीं करेगा, बट जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो सही होगा, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको लगे कि इस मैट में अलग है और मेरा सोल्यूशन अलग है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो बॉक्सिंग द ज़ीरोज़ करना है। बॉक्सिंग द ज़ीरोज़ में आपको क्या करना है, सबसे पहले ज़ीरोज़ देखनी है। देखिए, एक ज़ीरो ये रही, एक ज़ीरो ये रही, एक ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, एक ज़ीरो ये, 5 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप ज़ीरो को बॉक्स करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ ज़ीरो बॉक्स कर दी, ये ज़ीरो बॉक्स हो गई, तो यहाँ पे अगर और कोई ज़ीरो है इस रो में या इस कॉलम में, इस रो में या इस कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो वो कट हो जाएगी, ठीक है। जैसे सेकंड कॉलम की बात करते हैं, तो अगर मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ तो ये जो ज़ीरो है इसको हम कट कर देंगे, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको बॉक्स कर देता तो ये वाली कट हो जाती, ठीक है। तो दूसरी जो है वो कट हो जाएगी। अब ये कट हो गई तो बचा कौन सा, ये वाला ज़ीरो, तो इसको बॉक्स कर दिया, बस यही बचा एक लास्ट, तो इसको भी बॉक्स कर दिया, ठीक है। बॉक्सिंग द ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट क्या है वो पता चलेगा आपको स्टेप 6 में। स्टेप 6 क्या कहता है? स्टेप 6 कहता है हमें बताओ ऑप्टिमम असाइनमेंट क्या निकाला है आपने। द ऑप्टिमम असाइनमेंट इज, अब हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्कर, जॉब और टाइम, ठीक है। हमारे वर्कर हैं 4, 1 2 3 4। अब हमें किसको कौन सी जॉब देनी है वो हमें इस ज़ीरो से पता चलेगा। जो हमने ज़ीरो बॉक्स करी है ना उस वर्कर को हम वो जॉब देंगे। जैसे वर्कर 1 में हमने ज़ीरो बॉक्स करी है जॉब बी पर, ठीक है, तो हम इसको देंगे जॉब बी। वर्कर 2 को हम देंगे जॉब डी, वर्कर 3 को हम देंगे जॉब सी, एंड वर्कर 4 को हम देंगे जॉब ए, ठीक है। अब हम इसके टाइम नोट डाउन करेंगे कि इसका अगर हम वर्कर 1 को जॉब बी देते हैं तो वो उसमें कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए वर्कर 1 को अगर हम जॉब भी देंगे तो उसमें लगाएगा 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स। वर्कर 2 को हम देंगे डी जॉब, ये लगाएगा 55 मिनट्स। वर्कर 3 को हम देंगे जॉब सी, तो ये लगाएगा 48, एंड वर्कर ए को हम देंगे जॉब, सॉरी वर्कर 4 को हम देंगे जॉब ए, तो जॉब ए में वर्कर 4 का टाइम है 41 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमारा आ गया मिनिमम टाइम 184। यहाँ पे हमारा मिनिमम टाइम भी है और मिनिमम कॉस्ट भी है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने किया है असाइनमेंट, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो ये एग्जांपल। जो मैथ के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो हो गया है अराउंड हाफ एन आवर का। मैं एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, समरी दे देता हूँ आपको हंगेरियन रूल की, ठीक है, शॉर्ट में समरी ऑफ हंगेरियन रूल, ये आप स्टेप्स लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। हंगेरियन रूल के जो स्टेप्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला जो है वो आपको करना है टिकट बचाओ। टिकट बचाओ माने चेक नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। जो दूसरा आपको देखना है वो करना है रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन में आप टेबल लेंगे क्वेश्चन वाली, और कॉलम मिनिमाइजेशन में जो रो मिनिमाइजेशन टेबल बन जाएगी वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आप करेंगे कॉलम मिनिमाइजेशन। स्टेप 4 में आप मारोगे लाइन, लाइन मारना, इससे आपको याद रहेगा। 5th में आप करोगे बॉक्सिंग द ज़ीरोस, एंड देन ऑप्टिमम असाइनमेंट। This is the summary of Hungarian rule. You have to follow these steps, these 6 steps, right? So this is it. I hope we are done for today, and see you all in the next video. Thank you, and keep supporting and share this video with your CMA friends so that they also could take benefit of my videos. And that's it. Thank you and have a nice day.